प्यारे बच्चों, हम लोग आज रज़िया सज्जाद जहीर, उर्दू की महान लेखिका, कहानीकार की रचना या उनकी कहानी नमक पढ़ने जा रहे हैं। रज़िया सज्जाद जहीर यद्यपि उर्दू साहित्य जगत की एक महान रचनाकार के रूप में जानी जाती है, परंतु उन्होंने कुछ हिंदी में भी कहानियाँ लिखी है और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी नमक आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में रखा गया है। नमक शीर्षक पर आधारित एक कहानी की पृष्ठभूमि में या परिचय में यदि मैं इस कहानी को और समझाने का प्रयास करूं या पात्रों का उल्लेख करूं, उसके पहले इसकी पृष्ठभूमि में क्या है इसको बता दूं तो कहानी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ तो पाकिस्तान के बहुत सारे निवासी जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रह रहे थे, जिनकी रोजी रोटी संस्कृति सब वहाँ के अनुसार रच बच गई थी, उनको भारत स्थापित होना पड़ा। और यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई जो थे, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के भौगोलिक हिस्से में जो आया उसमें उसका जीवन यापन जो हो रहा था, उनको पुनर्वासित होने के लिए पाकिस्तान के क्षेत्र में जाना पड़ा। चले तो गए, परंतु हृदय से जुड़ी हुई जो भावनाएं थी, मिट्टी के प्रति जो प्रेम था, मान सम्मान था, अपनत्व था, वो नहीं गया। भारत से गया हुआ व्यक्ति पाकिस्तान के हिस्से में रहकर, उसके भौगोलिक सीमाओं में रहकर जीवन यापन तो जरूर कर रहा था, परंतु उसका दिल हमेशा उस स्थान से, भारत के उस हिस्से से लगा रहता था जहाँ वो रहा है, जहाँ की मिट्टी में वो जन्म लिया है, जहाँ की मिट्टी में वो पला बढ़ा और जिनकी परवरिश हुई, शिक्षा दीक्षा हुई, रोजी रोटी की पूरी व्यवस्था हुई, जहाँ उसके पूरे रिश्ते नाते रहे, संगी साथी रहे, उनकी यादें उसके हृदय में एकदम गहराई से अभी भी जुड़ी हुई है। तो ये केवल पाकिस्तान जाने वाले भाइयों के साथ नहीं थी, बहनों के साथ नहीं थी। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान से जो भारत आए हुए थे, उनके मन में भी वहाँ की मिट्टी के प्रति, वहाँ के मित्रों के प्रति, वहाँ के रिश्तों के प्रति, वहाँ की संस्कृति के प्रति गहरा अपनत्व भरा हुआ था। सरहद का बंटवारा तो हो गया, परंतु प्रेमों का बंटवारा नहीं हुआ। आज भी लोगों के हृदय में वहाँ के प्रति एक मान सम्मान, भाईचारे की भावना अभी भी उमड़ पड़ती है, छलक पड़ती है अवसर आने पर। तो इसी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर इस लेखिका ने, रज़िया सज्जाद जहीर ने, ये नमक कहानी की रचना की है, जिसमें दोनों सरहद के लोग जब अपने अपने मातृभूमि की या जहाँ पे जन्म लिए उसकी जब उल्लेख होता है तो प्रेम से डूब जाते हैं और उनकी यादों में खो जाते हैं और प्यार से उनके हृदय में प्यार उमड़ पड़ता है। इसी को सफ़िया, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, सफ़िया जो अब अमृतसर में रहती है, परंतु बंटवारे के पूर्व उनका जन्म हुआ था लाहौर में उसके पूरे संगी साथी रहते हैं, परंतु अब ये यहाँ रहती है अपने ससुराल अमृतसर में। सफ़िया अमृतसर के एक परिवार में, जहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रहा है, वो सुनने के लिए गई हुई है। वहाँ पर एक महिला को जब देखती है, उसके वेशभूषा को जब देखती है, उसकी सफ़ेद चुनरी को देखती है, सफ़ेद रंग की कुर्ती पैजामा को जब देखती है, तो उसको अपनी माँ की याद आ जाती है सफ़िया को, कि मेरी माँ ऐसी ही भोली दिखती थी। उनकी आंखों में ऐसी ही नम्रता और प्यार उमड़ता रहता था। वो इसी प्रकार के सफ़ेद रंग की चुनरी मुहर्रम के दिन, मुहर्रम मुस्लिम भाइयों का वो त्यौहार, जब वो
साल का प्रथम दिन के रूप में उस दिन को मनाते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही उनके महान संत का स्वर्गवास हुआ था। मुहर्रम के दिन उसकी माँ इसी प्रकार की चुनरी उड़ती है, तो अपनी माँ की याद में सफ़िया खो जाती है और बार बार उस सिख बीबी की ओर, उस महिला की ओर जिसका शरीर हष्ट पुष्ट है, आंखें नम्रता से है, चेहरे में एक मासूमियत है, जो प्यार उमड़ पड़ रहा है, बार बार उसकी ओर देखते रहती है, अपनी माँ की याद में खोए रहती है। वो सिख बीबी जब बार बार सफ़िया को अपने ओर देखते हुए देखती है तो अपने बहू से पूछती है वो कौन है। तो उसकी बहू बताती है कि ये एक मुस्लिम है और ये यहीं पे रहती है, अभी अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है। जैसे ही सिख बीबी को इस बात का पता चलता है कि सफ़िया लाहौर की है और अपने भाइयों से मिलने के लिए कल वो लाहौर जा रही है, तो सिख बीबी उठती है और उस सफ़िया के पास जाके बैठती है और पूछती है, और दोनों में वार्तालाप में ये पता चलता है कि सिख बीबी अमृतसर में ज़रूर है, यहाँ उनका कारोबार है, यहाँ उसकी कोठी भी बन गई है, परंतु उसका जन्म स्थान लाहौर है। लाहौर की याद आते ही, वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों की याद आते ही, वहाँ के रिश्ते नातों की बात याद आती ही, वहाँ के मित्रों की बात याद आती ही, सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आंसू को पोंछती है। सफ़िया बताती है कि मैं कल लाहौर जा रही हूँ, मेरे भाई लोग वहाँ रहते हैं, मेरे 3 भाई हैं वहाँ और सब मेरे मित्र लोग हैं, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। यदि तुम चाहोगे तो कुछ वहाँ से कुछ उपहार लाना है तो बता दीजिए, मैं वहाँ से लाऊंगी। तो सिख बीबी बड़ी मासूमियत से और प्यार से कहती है कि यदि लाना होगा तो वहाँ से एक लाहौरी नमक ले आना। नमक जो लाहौर का है, लाहौर के नमक में जो स्वाद है, नमक तो बहुत हैं, परंतु मेरे उस जन्मभूमि लाहौर के नमक यदि मुझे मिल जाए तो ही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। कीर्तन समाप्त होता है, प्रसाद का वितरण हो जाता है, सफ़िया अपने घर लौट जाती है। अब वो अपने भाइयों के पास पहुंच जाती है लाहौर। जब लाहौर में जब पहुंचती है तो 15 दिन की उसकी यात्रा है। जिस दिन से पहुंची हुई है उस दिन से उसके भाई लोग अपनी बहन का ऐसा आवाभगत करते हैं कि मैं अपनी बहन को क्या खिला दूं, मैं अपने बहन को और कहाँ घुमा डालूं, मैं अपने बहन के लिए और क्या खरीद लूं। ठीक यही दशा उनके सिख मित्र यानी वहाँ के जो संगी साथी हैं उनसे हो रही है। कभी किसी के घर जलपान की व्यवस्था, कभी किसी के यहाँ भोजन की व्यवस्था, तो संध्या में और कहीं कुछ, और इस प्रकार 15 दिन कैसे गुजर गया पता नहीं चला। और आज उसके वापस अमृतसर लौटने का दिन है। सफ़िया रात को ही अपने सामान को रखने की तैयारी कर लेती है। उसके पहले वो अपने भाई से, उसका भाई जो कस्टम अधिकारी है, कस्टम ऑफिसर है, सरहद का वो अधिकारी जो इस पार से उस पार आने जाने वाले लोगों के सामानों की जांच करता है और जो कानून के विरुद्ध होता है उस पर वो नियंत्रण लगाता है, रोक लगाता है, ऐसा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वो सफ़िया अपने भाई को बताती कि भाई मेरी माँ है अमृतसर में, उसके लिए मुझे एक लाहौर से नमक का एक पुड़िया ले जाना है। उसका भाई कहता है, उसका बड़ा भाई जो कस्टम अधिकारी है कहता है कि हमारी माँ तो कब से गुजर गई है, फिर ये किस माँ की जिक्र कर रही है। सफ़िया पूरी बात बता देती है कि मेरी माँ के समान ही अमृतसर में एक सिख बीबी है और उन्होंने मुझसे उपहार के रूप में लाहौर का नमक मंगाया हुआ है और वो मैं लेके जाऊंगी। उसका भाई कहता है कि कानून की दृष्टि से लाहौर से भारत या अमृतसर नमक ले जाना प्रतिबंधित है, वो गलत हो जाएगा, वो चोरी कहला जाएगी, इसमें हम पकड़े जाएंगे। तो सफ़िया उसको समझाती है कि नमक बहुत कीमती चीज़ नहीं है, कोई स्मगलिंग करने की चीज़ नहीं है, कोई चोरी की चीज़ नहीं है, ना कोई डकैती करके मैं ले जा रही हूँ। एक थोड़ा सा नमक है और वो उपहार स्वरूप मेरी माँ ने मुझे मंगाया है और इसको ले जाने के लिए भी कानून की अड़चनें आएंगी। एक कैसा कानून है।
उसका भाई समझाता है इससे हमारी बदनामी हो जाएगी, मैं वहाँ खुद अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और मेरी बहन ही वहाँ पर जब जाएगी, जब परिचय हो जाएगा तो कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी और ये कानून के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। हम ही यदि कानून के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर दूसरे को क्या होगा। जब वो बार बार ऐसा कहने लगा उसका भाई तो सफिया गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर बोली कि कैसा है तुम्हारा कानून जो मानवता नहीं जानता, जो उदारता नहीं जानता, जो भाईचारा नहीं जानता। और उनकी आंखों में आंसू आ गए सफिया के। अपना रात के समय अपना सामान पूरा सूटकेस पूरा वो जमाती है और सोचने लगती है कि मैं इस नमक को कैसे ले जाऊं। तो उसके कुछ मित्र उनको कीनू दिए हुए हैं। कीनू एक फल है जो संतरे और माल्टे से बना हुआ एक फल है। ये दोनों का एक मिला जुला रूप एक कीनू है जो मीठा होता है। संतरे का स्वाद भी होता है और माल्टे का मीठापन भी होता है। संतरे के समान रंगीन होता है। वो कीनू फल के नीचे वो रखना चाहती है। ये कीनू फल वो फल है जिसको सफिया के मित्र ने कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान ये दोनों के प्रेम से मिला हुआ फल है, इसको तुम ले जाओ। कई बार सोचती है सफिया कि मैं इतने सुंदर उपहार को चोरी चोरी कैसे ले जाऊं, और यदि मैं नहीं ले जाता तो वहाँ रोक दिया जाएगा तो मैं अपनी माँ को उपहार नहीं दे पाऊंगी। तो सोचती है कि क्यों ना कीनू के नीचे मैं उसको रख दूं, पता भी नहीं चलेगा। और बड़े सलीके से नीचे वो नमक की पैकेट को रखती है, ऊपर कीनुओं को रख देती है और देखती है दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, और ऐसा सजा के वो तैयार हो जाती है। सुबह उसकी ट्रेन है। रात के समय वो सोने के पहले बाहर खिड़की को बंद करती है और सो जाती है। सोए सोए उसे सपना आने लगता है। वो अपने लाहौर के जीवन की यादों में खो जाती है। अपने रिश्तेदारों के, अपने भाई भतीजियों के प्रति प्रेम जो था। उसकी भतीजियाँ कहती है कि ये आने जाने में दोनों प्रांतों में क्यों परवरिश लगा के रखे हैं, वो बच्चे भोले वाले बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो उसी सपने में वो खोई हुई है। वहाँ का पेड़ पौधा, वहाँ के रिश्ते नाते और उसको अपनी माँ की यादें, इसी बीच उस सिख बीबी के द्वारा मंगाई हुई उपहार की बातें इसी में खोई हुई है कि उसका पैर कीनू से टकराता है। उसकी ठंडकता, कीनू की ठंडकता के कारण उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि अरे मैं क्या सपना देख रही हूँ। दूसरे दिन वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन में पहुँचती है। स्टेशन में प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में वो प्रतीक्षा कर रही है। कस्टम अधिकारी आते हैं और उसके सामानों की जांच कर रहे हैं। जब पूरे सामान की जब जांच हो गई तो वो कीनू से निकालकर, कीनू के नीचे दबे हुए नमक के पैकेट को निकालकर अपने बैग में रख लेती है। और जब बैग के चेक होने की जब बारी आती है तो सफिया अधिकारी के पास जाती है और कहती है, दुआ सलाम करने के बाद, आप कहाँ के हैं। जब अधिकारी से पूछती है वो कि आप कहाँ के हैं, तो वो अधिकारी ऊपर से नीचे देखता है। मैं यहाँ का कस्टम अधिकारी हूँ, परंतु मेरा वतन दिल्ली है, यहाँ मैं आ गया हूँ बंटवारे में। जैसे ही उसकी बात को सुनती है तो सफिया का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो बैग सामने कर देती है और पूरी वृतांत उस नमक की कहानी को बता देती है कि मेरी सिख बीबी जैसी माँ है जो अमृतसर में रहती है, उसका जन्म लाहौर में हुआ था। अब जब मैं यहाँ से लौट रही हूँ तो उनके द्वारा मंगाए गए उपहार नमक को मैं ले जा रही हूँ। ये नमक को मैं चोरी चोरी नहीं ले जाना चाहती हूँ और ये नमक ये रखी हुई है, यदि आपकी इजाज़त हो तो ले जाऊँगी। वो कस्टम अधिकारी बताता है कि मैं भी दिल्ली का हूँ, दिल्ली मेरा वतन है, नौकरी यहाँ कर रहा हूँ। और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भरी बातें होती हैं कि कितना गहरा प्रेम भरा हुआ है अपने दिल्ली के प्रति उस कस्टम अधिकारी के मन में। रोजी रोटी के लिए ज़रूर यहाँ पर कस्टम अधिकारी के रूप में या पुनर्स्थापित हो गया यहाँ पाकिस्तान आकर, परंतु उसका बार बार वही दिल्ली की विशेषता, वहीं का जामा मस्जिद और वहाँ की चांदनी चौक और वहाँ की सारी विशेषताएं उसको बहुत प्रेम से याद आने लगती है। दोनों के बीच बड़ी प्रेम भरी वार्ता चलती है। इसी बीच धीरे धीरे उस नमक के पुड़िया को अपनी ओर खींचता है वो कस्टम अधिकारी और दोनों हाथों में पकड़कर उसे बैग के नीचे बैग में डाल देता है और उसे सफिया को दे देता है और ट्रेन तक पहुंचाता है और कहता है कि
जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मेरा सलाम कह देना। सफ़िया ट्रेन में बैठ जाती है, ट्रेन आगे बढ़ती है और उसे दिल्ली के उस कस्टम अधिकारी की बातें याद आने लगती है और अटारी स्टेशन पर पहुंच जाती है। अटारी पर पाकिस्तानी सैनिक अब ट्रेन को छोड़ रहे हैं। अब उस ट्रेन पर अब भारतीय सैनिक सिपाही बैठ रहे हैं, कस्टम अधिकारी लोग आ रहे हैं और इस प्रकार वहाँ पर अब वहाँ का कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी की द्वारा जांच किया जा रहा है। भारतीय कस्टम अधिकारी के पास जब पहुँचती है सफ़िया तो उसे कहती है कि आप कहाँ के हैं। वो कस्टम अधिकारी बताता है कि मैं यहाँ पर अमृतसर में ज़रूर ड्यूटी कर रहा हूँ, परंतु मेरा वतन तो ढाका है, ढाका पश्चिम बंगाल जो विभाजन के बाद हुआ ढाका है। जब बताती है तो दोनों के बीच बातें होने लगती है। इसी बीच सफ़िया बताती है कि मैं अमृतसर की हूँ परंतु मेरा मायका लाहौर है और दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगती है कि इसी बीच वो अधिकारी जिसका नाम सुनील दास गुप्ता है वो एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे में जाने से हिचकते रहती है सफ़िया, परंतु वो कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता से कहते हैं बिल्कुल संकोच मत कीजिए, आइए आप, और बैठ जाते दोनों। वो सुनील दास जी गुप्ता एक पुलिस अफसर को चाय लाने के लिए कहते हैं कि 2 कप चाय लाइए, लेके आइए आप, हम यहाँ बैठे हैं। और एक किताब अपने ड्रास से निकालते हुए सफ़िया के सामने रखते हैं। ये जो किताब है ना, मेरा एक मित्र है, जब ढाका से मैं इधर आ रहा था तो बड़े प्रेम पूर्वक एक किताब मुझे दिया हुआ है। इसमें हम लोग नज़रुल की भी रचना भी पढ़ते हैं और टैगोर की भी रचना पढ़ते हैं। नज़रुल एक महान साहित्यकार है जिसकी रचना बहुत प्रसिद्ध हुई उर्दू जगत में, और टैगोर की रचना हम दोनों पढ़ते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, परंतु प्रेम जहाँ तक है तो मुझे अपने वतन पर है, ढाका के प्रति है, रोजी रोटी यहाँ है। बार बार वतन के प्रति प्रेम की बात आती है। इसी बीच सफ़िया बताती है कि मैं नमक लेके आ रही हूँ और नमक मैं एक उपहार स्वरूप ले जा रही हूँ, और पूरी बातें बता देती है। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता बातचीत में बताता है कि डाव माने नारियल, डाव तो आपके कोलकाता में बहुत मिलता है, परंतु जैसा स्वादिष्ट हमारे ढाका में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता है। और बात में अपने ढाका के वतन की बातों को याद कर करके प्रेम से डूबा रहता है। इसी बीच उस नमक को सफ़िया के बैग में डालता है और बैग को खुद अपने हाथ में पकड़कर उसे ट्रेन बिठाने के लिए निकल पड़ता है। चेकिंग हो रही है अटारी के पास और पूरी चेक करके उसको सफ़िया को देता है बैग को, और इस प्रकार सफ़िया अमृतसर के पुल की सीढ़ी में चढ़ रही है और इधर वो सुनील दास गुप्ता जी उस सीढ़ी के पहले पायदान पर सिर झुका करके देख रहे हैं। और उस सीढ़ी पर चलती हुई सफ़िया सोच रही है कि एक कस्टम ज़्यादा महत्वपूर्ण है या वो वतन के प्रति प्रेम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तात्पर्य ये कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे, अपने मातृभूमि के प्रति, वहाँ की मिट्टी के प्रति, वहाँ की संस्कृति के प्रति, वहाँ के मित्रों के प्रति प्रेम को जीवन की अंतिम सांसों तक नहीं भूल सकता। तो ये इसी के साथ ये कहानी, नमक कहानी समाप्त होती है। पूरी कहानी का यदि हम सार देखें, अंत देखें, तो यही आता है कि सफ़िया है जिसका जन्म लाहौर में हुआ, सिख बीबी है जिसका जन्म लाहौर में हुआ, परंतु सफ़िया और सिख बीबी दोनों अमृतसर में अपना पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी लाहौर में रोजी रोटी कमा रहा है, परंतु वो दिल्ली को अपना वतन मानता है। भारत का एक कस्टम अधिकारी जो भारत में अमृतसर के पास अपने कर्तव्य को निभा रहा है, परंतु ढाका को अपना वतन मानता है। इस प्रकार वतन के प्रति प्रेम इतना उमड़ा रहता है, घुमड़ा रहता है। वो इस बात का द्योतक रहता है कि भौगोलिक सरहदें चाहे किसी भी देश की कुछ भी रहें,
प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वहाँ के प्रति जो भाव होता है, जो उदारता होती है, जो एक अपनत्व होता है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और शायद उस कस्टम अधिकारी का जो अमृतसर में मिला हुआ था सफिया को, उनका ये वाक्य कि धीरे 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 ये इस सरहदें रफ्ता रफ्ता सब समाप्त हो जाएंगी और हम सब फिर मिलकर एक हो जाएंगे। जिस प्रकार बटे हुए हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग सब मिल जाएंगे। ये वाक्य ऐसा लगता है कि राजनीति के सहारे नहीं, भाईचारे के सहारे एक दिन सब एक हो जाएंगे और विश्व बंधुत्व के जीवन के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जीवन यापन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखी गई नमक कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी, शिक्षाप्रद कहानी। इसको हम लोगों ने, मैंने समझाया है आप लोगों को। अब आप इस छोटी सी किताब है, यानी छोटी सी कहानी, इस किताब को पूरा पढ़ लीजिए और ये जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई है उसको जब आप फिर पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और ये पाठ इसी के साथ पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तरों को मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए इतना। ठीक बेटा।